इसी तरीके से एक प्रोटेस्टर को गिरफ्तार करके आप उसे गैंगस्टर कैसे कह सकते हैं? प्रोटेस्टर को गैंगस्टर कैसे कह सकते हैं? प्रोटेस्टर जो अपने हक के लिए एक आवाज उठा रहा है, उस पर आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैसे लगा सकते हैं? वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा कैसे हो सकता है? आप तो पूरी कम्युनिटी को गैंग बता रहे हैं। जी जी जी, आप एक्चुअली कम्युनिटी को गैंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन पे गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं, तो आप ये कहने की कोशिश या ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी गैंगस्टर है। इससे ये पैगाम जाता है। उसके बाद आपने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं एक जमानत, एक उसको कहीं पुलिस की कस्टडी में है, एक ही दिन हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप जाके मकान ढा रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद ही पुलिस का काम भी करे, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करे, खुद ही अदालत का काम भी करे, खुद ही वकील भी बन जाए। ये तो डेमोक्रेसी का ये तरीका तो नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सी उन खबरों तक और खबरों की तह तक पहुंचते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे मीडियम से, टेलीविजन से, अखबारों से नहीं मिलती। हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करें और वो आप तक पहुंचा दें, और जिस गहराई से जो जानकार लोग हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, वो बहुत ही गहराई से चीजों को स्टडी भी करते हैं, देखते भी हैं, और वो एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। आज हम डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से कुछ अहम इश्यूज पर बात करेंगे। ये वही तस्लीम रहमानी साहब हैं, मैं फिर से, चूंकि कुछ लोग नए हो सकता है देख रहे हो हमारे इस प्रोग्राम को, ये नुपुर शर्मा का जो प्रोग्राम था, यानी नुपुर शर्मा जिस डिबेट में शामिल थी 26 मई को, उस डिबेट में आप थे, और उस डिबेट को जब उन्होंने बदतमीजी शुरू की तो छोड़ करके आ गए थे, अलग हो गए थे उस डिबेट से। इसके अलावा वो टेलीविजन पर, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों पर जाते रहे हैं गेस्ट के तौर पर। आजकल शायद अभी अभी नहीं जा रहे हैं, और कुछ दिन के लिए उन्होंने अपने ऊपर खुद पाबंदी लगाई हुई है। इस वक्त जो इशू है बात करने के लिए वो ये कि ये जो अभी 10 जून को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हुए जुमे की नमाज के बाद, और उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें एक दो लोगों के मरने की भी खबर है, कुछ जख्मी हैं, बहुत सी एफआईआर हुई है, बहुत लोगों को जेल तक जाना पड़ेगा, ऐसे हालात लग रहे हैं। इससे पहले 2 जुमे एक तरह से गुजर चुके थे, यानी एक जुमा इससे पहले भी गुजर चुका था। 3 जून को कानपुर में कुछ वाकयात हुए थे, लेकिन मुल्क भर में एक तरह से अमन था, खामोशी थी। गुस्सा तो था, लेकिन लोग उस गुस्से को दबाए हुए बैठे थे। पब्लिक सड़क पर नहीं आई थी। अब 10 जून को कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें और ज्यादा नुकसान के इम्कानात बढ़े और प्रोटेस्ट हुए। इस बीच में मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों ने, इंटरनेशनल जो OIC, अरब लीग, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी यहाँ के इन वाकयात को कंडम किया। कुछ मुल्कों ने एम्बेसडर्स को अपने यहाँ कॉल करके अपना एतराज जताया, कुछ मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी किए। तो उसके बाद जो बहुत से मुस्लिम मुल्क हैं जहां से ये खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी सामान का बायकॉट किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जबकि यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और मुख्तलिफ परेशानियों में पूरे मुल्क के लोग का सामना कर रहे हैं, ऐसे वक्त में बेरोजगारी और बढ़ेगी, इसके भी इम्कान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप ये बताइए कि ये जो 10 जून में वाकयात हुए प्रोटेस्ट की शक्ल में, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या 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 कुछ था? ये किस तरह का रिएक्शन था? क्या कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, या कुछ लोग ट्रैप में फंस गए, या ये नेचुरल रिएक्शन था? क्या कुछ है, आप कैसे देख? देखिए, मैं इसको नेचुरल रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एक नेचुरल रिएक्शन की सूरत हो। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर 10 तारीख को हो रहा है, 26 तारीख की रात अगर हम 27 भी मान लें, तो 27 से 10 तक 13 दिन के वक्फे के बाद अगर ये हो रहा है, तो ये नेचुरल या स्पॉन्टेनियस नहीं है। और
मुझे हर सूरत से और हर एतबार से लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड कोई एक था, जिसे हम कहते हैं ना ट्रैप था ये। तो हाँ। इस ट्रैप में मुस्लिम कम्युनिटी आई है। और जिस तरीके से आप देखें, उसकी वजह जो मैं बता रहा हूँ मुझे लगती है, एक तो आप मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में और एक सूबे के मुतअद्दिद शहरों में एक ही जुमे को अचानक ये सब कुछ होके सामने आया। हम ये देखते हैं कि उस किसी एक शहर में, मसलन दिल्ली की जामा मस्जिद पर अगर हुआ, तो सिर्फ दिल्ली की जामा मस्जिद पर है, जो एक बड़ी मस्जिद है दिल्ली की। यहाँ सैकड़ों जुमे की नमाजें और भी होती हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी नमाजें हैं। लेकिन उनमें से किसी नमाज में इस किस्म का कोई रिएक्शन हम नहीं देखते जामा मस्जिद के सिवा। इसी तरह आप अगर इलाहाबाद को देखें या लखनऊ को देखें, तो इलाहाबाद की एक ही मस्जिद में हो रहा है, या लखनऊ की एक ही मस्जिद में हो रहा है, कलकत्ता, हावड़ा में एक ही मकाम पर हो रहा है। और उसमें आप देखें हज़ारों का जो मजमा है, वो मौजूद है, लेकिन प्ले कार्ड और जो बैनर्स हैं, वो सिर्फ चंद ही हाथों में हैं, यानी 10-12 होंगे मुश्किल से। अगर ये कोई प्री प्लान्ड था, ये अवाम इसमें शरीक होता, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शरीक होती, फिर सबके हाथों में प्ले कार्ड होने चाहिए। लेकिन चंद लोग जो इंस्टिगेट करना चाहते होंगे, उन्होंने सिर्फ अपने हाथों में लिया। और जब मॉब इकट्ठा होता है, हज़ारों लोग कहीं इकट्ठे हों, उसमें अगर 2-3 आदमी, और पर्टिकुलरली इस सेंसिटिव एटमॉस्फेयर में, जबकि एक मसला मुल्क में चल रहा है, आलमी सतह पर चल रहा है, सारे मुल्क के मुसलमान भी और तमाम लोग उस एक बहस में उलझे हुए हैं, ऐसी सेंसिटिविटी में अगर मस्जिद के बाहर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में कोई उस मौजू पर एक प्ले कार्ड हाथ में उठा के नारा बुलंद कर दे, तो यकीनी तौर पर पूरा मॉब उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और ये हुआ। इसी तरीके से इसी मॉब में अगर से कोई 2 आदमी भी पत्थर उठा के चलाना शुरू कर दें, तो पूरा मॉब तितर-बितर होके पत्थर ढूँढने में लग जाएगा। ये बिल्कुल एक नेचुरल रिएक्शन है, और ये इसे हम मॉब साइकोलॉजी, मॉब मेंटालिटी कहते हैं, जिसे ही एक्सप्लॉइट किया गया है। और उसके बाद ये देखिए कि आप जितने नुकसानात हुए उसके, कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे लोग गिरफ्तार भी हुए, और बुलडोज़र भी चल रहे हैं साथ में, जायदादें कुर्क की जा रही हैं। और उससे बड़े नुकसान कि अब जुमे के रोज़ को, शुक्रवार को और जुमे की नमाज को पत्थरवार कहा जा रहा है। शुक्रवार की बजाय पत्थरवार कहा जा रहा है। तो ये जो एक नैरेटिव है, ये बाइनरी है कि आप हमेशा के लिए जुमे की नमाज को एक गाली बना दें, मुल्क के लिए खौफ का एक माहौल हर जुमे को पैदा करने की एक तावील इकट्ठी कर लें, एक जवाज़ उसको बना लें, और इस बहाने से आप पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करते रहें। ये एक अचीवमेंट है इस किस्म के मॉब वायलेंस का। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि हुकूमत के ऊपर जो दबाव बन रहा था, जो आलमी प्रेशर भी था, इंटरनेशनल प्रेशर भी था, जो मुल्क के अंदर से सिविल सोसाइटी का प्रेशर था, कम्युनिटीज का प्रेशर था, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर था कि नूपुर को गिरफ्तार करें, वो प्रेशर भी काफी हद तक डाइल्यूट हो गया इस किस्म के मुजाहरे के बाद। तो ये एक तीर से कई शिकार करने वाले कौन लोग हैं, हमने ये मुतालबा किया है कि इसमें आप कम से कम एक सेंट्रल लेवल पे एसआईटी बनाएं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और सामने लाए उन लोगों को कि किनके हाथों में पत्थर थे, किनके जो हाथों में बैनर थे, ये बात मालूम होनी चाहिए। और ये बात भी मालूम होना चाहिए कि कुछ जगहों पर झंडे, तिरंगे झंडे उठाए गए, और तिरंगे झंडे पर कम से कम एक मकाम पर ऐसा जरूर देखा गया कि जो व्हाइट पट्टी है हमारे झंडे की, जिसपे हमारा नेशनल एम्बलम होता है अशोक चक्र, वहां से अशोक चक्र हटा के उसपे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। तो ये झंडे की बेहुरमती है, और साथ में कलमे की भी बेहुरमती है। तो ये जो ये काम जिस किसी ने किया, ऑब्वियसली वो प्लान के साथ किया होगा ना। और बहुत बड़ा झंडा है, उस बड़े झंडे पे जितनी खूबसूरत अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया है, वो 1 घंटे का, 2 घंटे का काम नहीं है। तो ऑब्वियसली ये कुछ फोर्सेस इसके पीछे ज़रूर रही होंगी, जिन्होंने ये सब कुछ मास्टरमाइंड किया। वो मास्टरमाइंड कौन है, ये अब तक सामने नहीं आ रहा है। और इससे पहले जो एक वो वीडियो, एक जो व्हाट्सएप मैसेज, पोस्टर घूम रहा था 10 तारीख के बंद का ऐलान के लिए, उसमें किसी तंजीम का नाम नहीं है। और मुल्क की मारूफ तंजीमों ने इसका वो किया कि हमारी तरफ से नहीं है, इसकी तरदीद की कि हमारी तरफ से नहीं है और ऐसा कोई बंद न किया जाए, ये भी कहा गया।
यानी अरशद मदनी की तरफ से और महमूद मदनी की तरफ से और बाकी जमात इस्लामी की तरफ से ये ऐलानात आए कि हमने बंद की कोई कॉल नहीं दी है और जुमे को बंद न किया जाए। इसके बावजूद पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर वो वायरल हुआ, 3-4 दिन वायरल होता रहा। पुलिस के पास आज तक ये जवाब आखिर क्यों नहीं है कि क्यों ये किसने वायरल किया था, ये किसकी शरारत थी, वो कल्प्रिट कौन है जिन्होंने इस किस्म के शरारत अंगेज पोस्टर्स को वायरल किया। तो इतने हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में भी अगर पुलिस हमको नहीं बता रही तो क्या कहा, इसके अलावा क्या समझा जाए कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इसे पूरे तौर पर मास्टरमाइंड किया, इसे एग्जीक्यूट किया और मुसलमानों को कॉर्नर और मार्जिनलाइज करने की कोशिश की। जी रहमानी साहब, आपने सही कहा कि बाकायदा तंजीमों की तरफ से इनकार किया गया था कि हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं है और फ्राइडे में बंद ना रखने के लिए कहा गया था। मुझे याद है कि जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने भी कहा था कि हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं थी। तो इसके बावजूद ये क्या कुछ हुआ? देखिए, अब तक जो हम डिस्कस करते रहे हैं वो मसलन मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी या इस किस्म के नामों को, और हम इस तरह से भी क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं कि शायद वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस किस्म की चीज नजर नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि और नीचे के लेवल पर कुछ लोग हैं जो जेपी आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच ट्रैप में फंसाने का काम कर रहे हैं? या इससे पहले हमने कई बार देखा, भोपाल में देखा है रैलियों में, कई और जगह देखा है कि टोपी लगा करके, बुर्के भी उड़ा करके औरतों को लाया गया है और वो बिल्कुल मुसलमान नहीं थे। क्या इस किस्म के लोग भी हो सकते हैं? क्या है, देखिए, इसमें हर किसी भी एक्शन में ये देखा जाता है, जो जांच एजेंसियों का भी तरीका होता है और हमें पत्रकारों को भी शायद ऐसे ही सोचना चाहिए कि किसी भी वाकये से किसको फायदा हुआ। जिसको फायदा हुआ वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, तक की सुई उस तरफ जाती है। आपने बताया कि सरकार पर जो दबाव था वो कम हुआ इससे। इसके अलावा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सिलसिले में जो मांग उठ रही थी वो भी किसी तरह से डाइल्यूट हो गई, अब दूसरी तरफ चला गया। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वो लोग जिनके सरकार से ताल्लुक हैं या पार्टी से ताल्लुक है या उनके लिए काम करने वाले मुसलमानों में, क्या मतलब किस किस्म का हो सकता है, क्या है? थोड़ा सा और अगर आप बता सकें। देखिए, इसके तो कई पहलू हो सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि इस पे एक एसआईटी होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए कि व्हाट वर द फैक्टर्स लीडिंग टू दिस वायलेंस। इस पर एक ये इस मोटो के साथ में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन या एसआईटी होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और इसकी एक वजह यह भी है कि जब सब तंजीमों ने इनकार किया, मुस्लिम तंजीमों ने, कि नहीं हम बंद के कॉल दे रहे, और ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी जुमे की नमाज के बाद, ना ब्लैक बैजेस की कोई कॉल, किसी तरह की कोई कॉल नहीं है। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है और इतना हैरत अंगेज तौर पे हो रहा है कि वाइड स्प्रेड नहीं है, पूरे मुल्क में वाइड स्प्रेड नहीं है, स्टेट में भी वाइड स्प्रेड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर भी वाइड स्प्रेड नहीं है, बिल्कुल ही स्पेसिफिक एक बड़ी मस्जिद में हो रहा है एक शहर की। इसके अलावा यही शक पैदा करता है। और उसकी वजह यह भी है कि देखिए, वजीर आजम ने शायद एक बार कहा था कि हम तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं कौन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जुमला रेलिवेंट नहीं रहा। शायद उस वक्त भी वो रेलिवेंट नहीं था, लेकिन अब ये जाहिर हो रहा है कि वो रेलिवेंट नहीं था, क्योंकि किसी को सफेद कपड़े उतार के गेरुआ कपड़े पहनने में कोई देर नहीं लगती है, और गेरुए कपड़े उतार के सफेद कपड़े पहन के टोपी ओढ़ देने में कितनी देर लगती है। खासतौर पर जब, जैसे आपने भी इशारा फरमाया, नांदेड़ में बजरंग दल या शिवसेना के दफ्तर से नकली दाढ़ियां और टोपी पाई गई, है ना। ये बिल्कुल अखबारात में थी ये खबर, और उसको फिर बाद में दबा दिया गया, नकली दाढ़ी और वो जाली वाली टोपी। इसी तरीके से केरल में एक गैर मुस्लिम खातून बुर्का ओढ़ के नमाज की इमामत कर रही थी, और उन्होंने दो की बजाय एक ही सजदा किया तो पकड़ी गई। बाद में मालूम हुआ कि वो एक गैर मुस्लिम खातून है, इस्लाम मुसलमान नहीं है, और वो इमामत का, इस्लाम में औरतों की इमामत के लिए वो आगे आई थी। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक के बाद हमने देखा था कि बनारस में कुछ खातून बुर्का ओढ़ के और आरती कर रही थी, बाद में उनको पाया गया कि ये तो खातून गैर मुस्लिम है। तो ये कपड़े देख के पहचाना नहीं जा सकता।
लेकिन कपड़ों का बता के कि किसके कपड़े कैसे होते हैं, किसी को मुरीद इल्जाम ठहराना बहुत आसान हो सकता है। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, हम सच को देख नहीं पाएंगे। और सच का देखा जाना इस इल्जाम को दूर करने के लिए जरूरी है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो इंसाफ के तकाजों में यकीन नहीं रखती, जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखती, जो अदालत में यकीन नहीं रखती, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेके अपने अंदाज से कानून को चलाना चाहती है। ये इल्जाम लगता है इस किस्म की हरकतों से। हम बार बार कहते रहे हैं और इस पर इत्तफाक राय है तमाम मुस्लिम तंजीमों का, मुस्लिम लीडर्स का, कि डेमोक्रेसी में या किसी भी महज़्ज़ब समाज में बदअमनी का और तशद्दुद का कोई मकाम नहीं हो सकता, किसी भी महज़्ज़ब समाज में। लेकिन अमन कायम करने के लिए इंसाफ का कायम करना भी बहुत जरूरी है। कोई समाज, कोई सोसाइटी जिसमें इंसाफ के पैमाने दो हो जाएं, वहां अमन का कयाम बहुत दूभर हो जाता है। ये बात हुक्मरानों को भी समझनी चाहिए, हुक्मरान जमात को भी समझनी चाहिए, अवाम को भी समझनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी समझनी चाहिए कि इंसाफ का कयाम अमन के कयाम के लिए लाजिम व मलजूम की हैसियत रखता है। अच्छा, रहमानी साहब, आप ये बताइए कि ये इंटरनेशनल जो रिएक्शन आया, उसके बाद के जुमे में ये वाकया हुआ, क्या उस इंटरनेशनल रिएक्शन से मुसलमानों की हिम्मत अफजाई हुई ये करने की? क्या मुसलमान ये भूल गए कि हम पर इतने जुल्म मुसलसल हो रहे हैं और हमने इतने लंबे अरसे से खामोशी इख्तियार की हुई है, और बहुत लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे थे कि मुसलमान अब समझदार हो गया है, अब हर चीज पर रिएक्शन नहीं देता। तो क्या मुस्लिम मुल्कों की तरफ से जो रिएक्शन आया उससे एम्बोल्डन हुआ मुसलमान, या उसे यह लगने लगा कि नहीं हमारी बात भी कोई उठाने वाला है, या क्या क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट, असर कोई नजर आता है आपको? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि इससे एम्बोल्डन हुआ मुसलमान, लेकिन मुस्लिम मुल्कों का भी रिएक्शन देर से आया। वो देर से क्यों आया, ये भी एक सवाल है। एक दूसरा फैक्टर भी इसमें है, जैसे मैंने कहा कि स्पॉन्टेनियस तो है नहीं, प्री प्लान्ड है। लेकिन अगर हम ये माने कि ये क्यों इकट्ठे हो गए उन 10-12 लोगों के पीछे जो बैनर और पोस्टर हाथ में लेके खड़े थे, तो ये जो डिलेड प्रोसेस है इंसाफ के कयाम का, यानी एफआईआर हो गई, 27 तारीख से कंप्लेंट्स जाने लगी, 28-29 को 1-2 जगहों पर एफआईआर हो गई, 30 को पहली को 2 जगहों पे और हो गई, कल एक कलकत्ता में भी हो गई, एक समन 20 तारीख का आ गया, एक समन 22 तारीख का आ गया। लेकिन सरकार ने, बीजेपी ने, में जो पार्टी है बीजेपी, उसने जो एक्शन लिया वो इंटरनेशनल प्रेशर आने के बाद सिर्फ इतना लिया कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये पार्टी का एक्शन था, सरकार का एक्शन नहीं है। तो ये एक गुस्सा लोगों में और ये इंतजार और ये तजब्जुब और ये बेचैनी लोगों में थी कि आखिर प्रोफेसर रतन लाल को अगर इसी डिबेट पर एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया, तो फिर जो जो ओपनली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एफआईआर के बावजूद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक एहसास, ये तशवीश और ये बेचैनी और ये इज़्तिराब लोगों में मौजूद था। ऊपर से ये इंटरनेशनल जो प्रेशर आया, उसमें पार्टी से इसको निकाला गया, तो उसने हौसला अफजाई की अवाम की कि हमको भी कोई आवाज अब उठानी चाहिए अगर वहां से आवाज उठ रही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं इसके लिए जो जिम्मेदार करार दिए जा सकते हैं। लेकिन नतीजे में जो रद्द अमल सरकार का आया है, वो रद्द अमल भी तो सवालों के घेरे में है। अब मैं उसी पे आने वाला था कि होता यह है कि अगर नुपुर शर्मा की गलती मान करके पार्टी ने उसको जो है वो निलंबित किया, सस्पेंड किया, उसी गुनाह पर तो एफआईआर हुई है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? ये खुद अपने आप में बड़ा दोहरा रास्ता नजर आ रहा है। एक तरफ उसको आप क्रिमिनल मान रहे हैं, एक तरफ क्रिमिनल के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसे भी क्रिमिनल मान रहे हैं। तो ये क्या क्या कुछ है? डेमोक्रेसी में कोई गुंजाइश है नहीं रही? क्या हुआ? यही नुकसान हुआ है। हाँ। वो लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का राइट है, हाँ। लेकिन
तशद्दुद का राइट नहीं है। और ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का राइट है, तशद्दुद का राइट करने का किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन तशद्दुद कौन कर रहा है, ये एक सवाल है जो कॉम्प्लिकेट करता है। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है और बाहर से कुछ एलिमेंट आके या तो उस प्रोटेस्ट को प्रोवोक करे या फिर उसको डिस्टर्ब करने के लिए तशद्दुद करे, तो आप प्रोटेस्टर को और इस आउटसाइड एजेंसी को कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी बहैसियत सरकार है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई ये प्रोटेस्टिंग मॉब ये वायलेंस का जिम्मेदार है या इसके बिहाफ इसको देखा देखी किसी और ने वायलेंस करके इसको बदनाम किया। ये देखना और ये बताना ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। बजाय ये अपनी जिम्मेदारी निभाने के आप सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर आप लोगों को उठाएं, गिरफ्तार कर लें, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, एनएसए लगाएं, बुलडोजर चलाएं। ये कौन सी कार्रवाई है, कौन सा कानून है, ये मेरी समझ में नहीं आता। देखिए, चोरी करने वाले को अगर आप गिरफ्तार कर लें कि ये आदमी चोर है, तो आप जुर्म को साबित करने से पहले जिस हालत में कि वो मुलजिम है, आप उसके ऊपर कौन सी दफात लगाएंगे? चोरी की दफात लगाएंगे ना। आप कत्ल की दफात तो इस पे नहीं लगा सकते। अगर कत्ल की दफा लगाएंगे तो आप खुद मुजरिम बन जाते हैं। अभी तो उसने कत्ल किया नहीं है। अभी तो नहीं, वो चोरी भी साबित नहीं हुई अभी। चोरी के शुबे में पकड़ा गए शख्स पर आप कत्ल की दफात लगा रहे हैं। इसी तरीके से एक प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्टर को गिरफ्तार करके आप उसे गैंगस्टर कैसे कह सकते हैं? प्रोटेस्टर को गैंगस्टर कैसे कह सकते हैं? प्रोटेस्टर जो अपने हक के लिए एक आवाज उठा रहा है, उस पर आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैसे लगा सकते हैं? वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल खुद गैंगस्टर की जो डेफिनेशन है उसमें आपको 10-5 लोगों का इकट्ठा गैंग का हिस्सा भी साबित करना पड़ेगा। आप तो पूरी कम्युनिटी को गैंग बता रहे हैं। जी। आप एक्चुअली कम्युनिटी को गैंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन पे गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं तो आप ये कहने की कोशिश या ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी गैंगस्टर है। इससे ये पैगाम जा रहा है। उसके बाद आपने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं एक जमानत उसको कहीं पुलिस की कस्टडी में है, एक ही दिन हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप जाके मकान ढा रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद ही पुलिस का काम भी करे, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करे, खुद ही अदालत का काम भी करे और खुद ही वकील भी बन जाए। ये तो डेमोक्रेसी का ये तरीका तो नहीं है। जहां डेमोक्रेसी में पीस कायम रखना और प्रोटेस्ट करना राइट है, वहीं जुडिशियल ट्रायल भी तो राइट है। आप उस राइट को कैसे डिनाई कर सकते हैं किसी भी आदमी के? व्हाटसोएवर क्राइम ही हैज कमिटेड, कोई भी क्राइम किया हो किसी ने, आप उसको जुडिशियल एग्जामिनेशन का मौका आपको देना पड़ेगा। ये कानून है इस मुल्क का। आप किसी भी जुडिशियल एग्जामिनेशन का मौका दिए बगैर एक घर को ढा देंगे, एक अच्छे खासे किसी के आशारे, और वो भी वो घर जो उस आदमी के नाम नहीं है जिसको आप मुलजिम बता रहे हैं, उसके नाम नहीं, उसकी बीवी के नाम है। आप वो घर कैसे ढा सकते हैं? तो ये तो खुद गवर्नमेंट एक गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है, पूरे तौर पर यह गैर कानूनी कार्रवाई है और इसका मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं कि एक तरफ खौफ व हिरास पैदा करे, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करने से लोगों को रोके और तीसरी जानिब जुल्म करके एक कम्युनिटी को लेबल कर दे, उसकी इबादतों को लेबल कर दे। यानी आप जुमे की नमाज को पत्थरबार बना दें और जुमे की नमाज पढ़ने वाली कम्युनिटी को आप गैंगस्टर बना दें। तो ये कौन सी जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है? और इस पे जो सवाल करे उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले ले। तो ये जमहूरियत के बारे में दसियों सवाल आते हैं जो इस वाक़े ने खड़े कर दिए। अच्छा, इसमें जो अब कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डिबेट में जाने पर कुछ उनकी तरफ से मशवरे आए हैं, गाइडलाइंस आई हैं। शायद एक बार आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है। अभी क्या कुछ लगता है, कोई तब्दीली है? कुछ मुझे लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी किस्म का कुछ एडवाइजरी किस्म की मीडिया के जरिए दी थी। क्या है अब क्या सूरत हाल है? क्या लोग जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक एडवाइजरी आई। हालांकि मैं नहीं समझता कि उनको इस किस्म की कोई एडवाइजरी देने का कोई जुरिस्डिक्शन उनका है ना। आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन उन्होंने किस बुनियाद पे दे दी, आई डोंट नो। लेकिन खैर, एक कम्युनिटी पेरेंट वो अपने आप को अगर समझते हैं उस हैसियत में उन्होंने दे दी तो कोई हर्ज नहीं। कुछ अखबारात मुस्तकिल जो है कॉलम लिख रहे हैं इस बात पे, लगातार लिखे जा रहे हैं
लेकिन मैंने तो उस वक्त खुद ही विड्रॉ किया, एडवाइजरी के आने से भी बहुत पहले। आपने जैसे जी बिल्कुल इसका जिक्र भी फरमाया, लेकिन एडवाइजरी आ जाने के बाद, अखबारों में सब लिखने के बाद, जो लो क्वालिटी जा रही थी डिबेट में, उसमें से एक भी नहीं रुका है अभी तक, एक भी नहीं रुका है। और वो लो क्वालिटी का नंबर और ज्यादा बढ़ गया है। आप और से अगर टेलीविजन की डिबेट जो लोग देखते हैं, वो ये समझते होंगे, देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल ही अननोन फेसेस अब और सामने आ रहे हैं और ज्यादा खराब बातें वो कर रहे हैं। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमको ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे डिबेट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या कम्युनिटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी कोई एक्टिविटी होती है, उस तमाम एक्टिविटी में हम सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जब अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो सबको पूरी नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है। तो हम अपने अच्छे स्टफ को गलिया के या उसको एतराज करके उसको हटा के और बुरे स्टफ के लिए जगह बना दें, ये कोई बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। और वो लोग रुके भी नहीं, और उनको रोकना इतना आसान काम भी नहीं है। हाँ, वो तो इंडिविजुअल कहेंगे कि हमारी आजादी है, हमें कौन रोक सकता है। खैर, अच्छा, एक जो आपने बुलडोजर के इस्तेमाल की बात कही, मैं चूंकि इंटरनेशनल बहुत सी चीजें देखता भी रहता हूँ, खबरों को भी, कुछ और भी, तो ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ मकानों के गिराने का सिलसिला इजराइल करता रहा है। अभी शेख जर्रा वाला मामला है, अभी ताजे भी कुछ वाकयात हुए हैं। तो क्या वो बिल्कुल बगैर किसी, वहां भी बल्कि अदालत के जरिए ऑर्डर लिया जाता है, मैं आपको बताऊं, शेख जर्रा के लिए अदालत ने ऑर्डर दिया, फिर उस पे एक्शन को रोका। तो यहां तो वो भी नहीं हो रहा। तो आखिर कहां से सीख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? इसका क्या इन्होंने ये समझ लिया है कि ये हमेशा हुकूमत में रहेंगे, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? क्या, किस वजह से इतने ज्यादा इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं? देखिए, हुकूमतों का तो जहां तक ताल्लुक है, अभी वहां पर आप देखिए, फलस्तीन में, इजराइल में रादर, हमारे जबान पे फलस्तीन चढ़ा हुआ है, तो इजराइल को भी फलस्तीन ही निकलता है। लेकिन नेतन्याहू की सरकार थी, वो हट गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो हार गए, और दूसरी सरकार आ गई। दूसरी सरकार में 4 मुसलमान भी शरीक है, इस्लामिस्ट पार्टी जिनको कहा जाता है, उनकी वो भी है। लेकिन क्या सूरत हाल में कोई फर्क आया? कोई वाज़ेह फर्क नहीं आया, है ना? तो अभी बीजेपी की सरकार है। अगर आप इस सरकार को हटा दें, तो आप कौन सी सरकार लेके आएंगे? कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे, अपोजिशन पार्टियों की मुश्तरका सरकार ला सकते हैं, समाजवादी की, बीएसपी की, टीएमसी की, वगैरह वगैरह, यही तो लाएंगे। या 2004 से लेके 2014 तक किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। यानी या तो अब 2 ग्रुप बन गए, या तो एनडीए है या यूपीए है। तो या तो एनडीए की सरकार रहेगी, इसको हटा दे तो यूपीए की सरकार आएगी। तो मैंने एक बार पहले भी अर्ज किया था कि 2 पार्टी सिस्टम हो गए हैं हम तकरीबन, चाहे ये अलायंस हो, चाहे वो अलायंस हो। आप इजराइल में भी देखिए, कोई सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, या तो ये अलायंस है या वो अलायंस है। तो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है। 2004 से लेके 14 तक जितने मजालिम मुसलमानों पे हुए, उतने की तारीख उससे पहले के दहाई में नहीं मिलती। वो कांग्रेस का जमाना है। और जितने ये यूएपीए के अमेंडमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सारे के सारे तो कांग्रेस ने बनाए। जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान लड़के मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार हुए, वो कांग्रेस के उसी रेजिम में हुए। तो इस हुकूमत के यूं बदल जाने से कॉस्मेटिक एक डिफरेंस आता है जरूर, लेकिन इंटरनल कोई डिफरेंस आता हो पॉलिसी में, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग मेरी बात से शायद इत्तेफाक न करें, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी बात, ये जो आपने जो इशारा फरमाया था, आप ये गौर फरमाइए कि मॉडस ऑपरेंडाई इजराइल का किया हुआ है। ये है इजराइल का तरीका कार है, तो इक्विपमेंट भी उनका है, तरीका कार भी उनका है, आउटकम भी उनका है, गवर्नेंस का अंदाज भी उनका है। और देखिए, ये जो मैं पहले भी कहना चाहता था कि ये जो इनका कतर का और दूसरे इन ममालिक का पहला रिएक्शन आया था, जिसमें इन्होंने बुलाया था, ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल फैब्रिक है। वो बहुत डिटेल में मैं उसकी जाना नहीं चाहता, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ कतर का नहीं था, बल्कि उन लोगों का भी था जिन लोगों ने कतर के ऊपर कंधे पे बंदूक रखी हुई है। आप एक वाक़े पे गौर करें कि हमने, मतलब हमारी सरकार ने
उससे 3 तारीख को, गालिबन 3 जून को, जुमे को, उसी जब कानपुर हुआ था, या उसके अगले दिन 4 जून को हमारे एक फॉरेन मिनिस्ट्री के डेलीगेशन ने सीधे फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की अफगानिस्तान की। जी 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 जी, आप चूंकि इंटरनेशनल जी जी जी, वाकयात को जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात, और इससे पहले यूएस मुस्तकिल भारत को थ्रेट करता रहा कि हम आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर कर रहे हैं, आपके रिलीजियस कन्विक्शन को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे 2 मिनिस्टर्स की मौजूदगी में वहां के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा, है ना, उन्होंने वहां कहा। और अफगानिस्तान का इशू ये है कि अभी दोहा, कतर एक इंटरनेशनल इंटरलोक्युलेटर का रोल दोहा पेश कर रहा है, और अफगानिस्तान का सारा नेगोशिएशन दोहा में बैठ के हुआ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसडर की पहली मुलाकात भी दोहा में ही बैठ के हुई। तो जो भी कंट्रीज अफगानिस्तान के सिलसिले में कुछ करना चाहती हैं, उनको वाया दोहा ले जाना पड़ रहा है ना, और यूनाइटेड स्टेट्स दोहा को बाकायदा डील कर रहा है। उसने तो अपनी एम्बेसी भी दोहा से अब ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने जब बराह रास्त बात की अफगानिस्तान से, ये बात खली है, यूएस को भी खली है और कतर को भी खली है, और एक रिएक्शन आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही है, लेकिन एक इसका आउटकम ये भी है, और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं हुकूमत से भी, हमारी नियत पे शक ना करें, एसआईटी बनाएं और देखें कि कौन कौन, क्या इसमें सिर्फ हमारे आरएसएस, बीजेपी या इवन मुस्लिम एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट जो मुसलमानों के अंदर कुछ हो सकते हैं, ये मुमकिन है कि वो ग्रुप मौजूद हो, ये मुमकिन है कि हिंदुत्ववादी जो खुद को रेडिकलाइज ग्रुप्स कहते हैं वो मौजूद हो, ये मुमकिन है कि कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो। कौन है? सीआईए है, मुसाद है, कौन है? ये बात मालूम होना चाहिए, और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, उनके जीने मरने का सवाल है कि ये बात मालूम हो कि ये मुल्क के अंदर की कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने ये किया, हिंदू हो या मुसलमान, या मुल्क के बाहर के ग्रुप थे जिन्होंने ये करके और मुसलमानों की छवि खराब करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश। तो ये बात बहुत ज्यादा तहकीक तलब है, और इस पर एसआईटी जरूर बननी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने 2-3 चीजें काफी अहम कही हैं। एक तो ये कि एसआईटी हो जिससे हकीकत सामने आ जाए, दूसरा ये कि वहीं का इक्विपमेंट है, वहीं का मोडस ऑपरेंडी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। अब से पहले कहा जाता था कि कश्मीर में वो चीजें इजराइल से सीख करके अप्लाई की जा रही हैं, अब रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी ऐसा होने लगा है। ये एक पहला वाकया है, अगर ये इसी बार पहली बार हुआ है तो इसके ये बहुत ही अहम है, खतरनाक सूरत हाल है। और इस किस्म की अगर हुकूमत के बीच में, अवाम के बीच में, या मुसलमान हिंदू के बीच में, या किसी भी तरह से अगर दुश्मनी बढ़े और इस किस्म के इकदाम तक आगे बढ़ना पड़े या बढ़े सरकार, तो ये खुद अपने आप में बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आगे देखिए, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि अब से पहले के वाकयात, इस जुमे से पहले बहुत ही लोग सब्र से बैठे हुए थे, बहुत से वाकयात सुनने के बावजूद गुस्सा नहीं कर रहे थे, और गुस्सा नहीं करना चाहिए, कानून के तहत ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कहीं भीड़ में से कोई समझदार इंसान ना हो और वो कोई अचानक रिएक्ट कर दे, पत्थर मार दे, तो उससे पूरे मुल्क में अजीब सूरत हाल होगी। हमें उस सब से बचना चाहिए। तो इसलिए ये एसआईटी का होना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि आखिर इसमें मुल्क के अंदर के या मुल्क से बाहर के लोग थे जिन्होंने यहां तक बात पहुंचाई। और सरकार भी पूरे मुसलमानों को अगर गैंगस्टर साबित करने की कोशिश कर रही है, ये खुद अपने आप में एक गलत रास्ता है। कानून के जरिए कोई भी कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। और फ्राइडे को, शुक्रवार को पत्थरवार कह दिया जाने लगा, ये खुद अपने आप में बहुत खतरनाक है। यानी जुमे की जो सैंक्टिटी है, जो उसके जिस तरह से ईसाइयों के लिए संडे है, ऐसे मुसलमानों के लिए जुमा है, तो ये उसका जो तकद्दुस है उसको एक दुश्मनी के
पैराए में अगर देखा जाने लगे, ये बहुत खतरनाक है। ये जो वाकयात हैं ये बहरहाल पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हैं। सभी को सोचना समझना चाहिए, सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान हमेशा सरकार में नहीं रह सकता और ना रहेगा। ये तब्दीलियां आती रहेंगी, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जिससे मुल्क का लार्जर नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।